हाँ जी, नमस्कार साथियों। स्काई एजुकेयर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन सामान्य विज्ञान, जिसको आप जनरल साइंस के नाम से जानते हो, और उसका बहुत ही शानदार टॉपिक आपके सामने भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इस टॉपिक के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। आपको क्लास के अंदर जुड़ने के बाद में एंड तक बने रहना है। आपको पता लगेगा इस क्लास से कि साइंस को, या अगर अपन बात करें यहाँ पर जनरल साइंस की, जिसके अंदर सामान्यतः बायोलॉजी वाले भी कुछ टॉपिक होते हैं, बायोलॉजी के अंदर कुछ टॉपिक जूलॉजी, कुछ बॉटनी के होते हैं, फिजिक्स के भी कुछ टॉपिक होते हैं, और केमिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक होते हैं। इन सभी जो सामान्य सामान्य टॉपिक है, इनको अपन किस प्रकार से शानदार तरीके से समझकर लंबे समय तक इनको याद रख सकते हैं, इसके बारे में आपको इस एक क्लास से आपको पता लग जाएगा। दूसरी चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इस टॉपिक से ही पता लग गया होगा, इस टॉपिक के टाइटल से ही आपको पता लग गया होगा कि यहां पर जो भी आपके सामने स्लाइड आएगी, एक से बढ़कर एक स्लाइड आपके सामने आने वाली है। मतलब हम हर टॉपिक को या उसके हर एग्जाम्पल को यहां पर ग्राफिक्स की सहायता से आपको समझाने वाले हैं, आज के इस जमाने के अकॉर्डिंग या अपन इस युग के अकॉर्डिंग देखे। और आप सभी को पता है कि आप जब किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, ऐसी कंडीशन के अंदर उसकी विज्ञप्ति जारी होने के बाद में समय तो होता है कम, और उसका सिलेबस क्या होता है, ज्यादा होता है, और बहुत सारे लोग उस सिलेबस को ही कवर नहीं कर पाते। तो बताओ एग्जाम कैसे पास होगी। तो अपन सही तरीके से आपको याद हो सके और साथ में आपको सही तरीके के नोट्स मिल सके, इसके लिए हमने इन नोट्सों को बहुत शानदार तरीके से ग्राफिक्स के साथ आपको पढ़ाने की हमने कोशिश की है। आप इस क्लास में बने रहना, आपको पता लगेगा। ध्यान देने की कोशिश करना। अगर अपन इस टॉपिक की बात करें, जो टॉपिक का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, और ये सामान्य विज्ञान का कोई भी आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप तैयारी करते हो, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जहां पर भी सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस लगती है, और वहां पर ये टॉपिक होता ही होता है। और इस टॉपिक की अगर बात करें तो आपकी कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जहां पर जनरल साइंस लगती है, वहां से इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन 100% आते हैं। ठीक है, तो अपन बिना समय गवाए इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान देने की कोशिश करना। एक है यहां पर भौतिक और एक यहां पर क्या है, रासायनिक। कुछ एग्जाम्पल से यहां पर पहली स्लाइड में भी आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे ये बर्फ है और बर्फ पिघल के क्या हो गई, पानी के अंदर परिवर्तित हो गई, और फिर अगर पानी वापिस जमता है तो यहां पर बर्फ बन जाता है। मतलब एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। और यहां पर अगर इसके जलने की अगर अपन बात करें तो ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। इनके बारे में अपन समझने वाले हैं। ध्यान देने की कोशिश करना। अगर मैं बात करूं स्काई एजुकेयर की, तो इस स्काई एजुकेयर का आप ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप इसके ऊपर विजिट करोगे तो यहां पर बहुत सारे कोर्स पहले से चल रहे हैं। और साथ ही साथ अगर अपन बात करें एलडीसी भर्ती 2026 की, तो इसका भी न्यू बैच क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियो मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इसके प्रिंटेबल जो नोट्स है वो भी आपको मिलने वाले हैं। मतलब ये जो स्लाइडें हमने तैयार की है, इनका आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो। साथ ही साथ यहां पर मेजर टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज भी टेस्ट होंगे। ठीक है, बाकी आपको और ज्यादा जानकारी के लिए ये जो दिए गए नंबर है, इनके ऊपर आप क्या कर सकते हो भाई, संपर्क कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक का नाम था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं किसके बारे में, भौतिक परिवर्तन के बारे में। बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। थोड़ी सी मैं इसकी जो बेसिक बातें वो पहले मैं आपको समझा देता हूं। ध्यान देने की कोशिश करना। अपन एक साइड में तो यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, भौतिक परिवर्तन की, और एक साइड में अपन यहां पर बात करने वाले हैं कौन से परिवर्तन की, रासायनिक परिवर्तन की। अगर भौतिक परिवर्तन के बारे में मैं आपको बताना चाहूं तो ध्यान देने की कोशिश करना। इस भौतिक परिवर्तन में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहां से क्या ध्यान रखना है, पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि यह एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय। अगर अपन बात करें किसकी, रासायनिक परिवर्तन की, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि यह एक प्रकार की क्या है भाई, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। मतलब इसकी अगर मैं इंग्लिश में बात करूं
तो भौतिक परिवर्तन को अपन बोल सकते हैं रिवर्सिबल, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, रिवर्सिबल। इसका मतलब क्या होता है इधर देखने की कोशिश करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखिए, जैसे आपके पास में कोई भी क्रियाकारक है, जैसे आपके पास में ए है और ए की रिएक्शन आपने किसके साथ में करवा दी है, बी के साथ में करवा दी है। ये दो आपके पास में क्रियाकारक है और इस क्रियाकारक से यहां पर सी प्लस डी यहां पर क्या बन गया है, उत्पाद बन गया। क्या बन गया है, उत्पाद। यहां पर उत्क्रमणीय प्रक्रिया या विक्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि यहां पर जब ये जो क्रियाकारक है, ये क्रियाकारक आपस में रिएक्शन करके और यहां पर उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और ये उत्पाद वापिस क्रियाकारक के अंदर क्या हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। क्या हो सकता है, परिवर्तित। ऐसी विक्रिया या प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय। और अगर अपन बात करें भौतिक परिवर्तन की तो ये एक प्रकार की कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो आप सभी को इससे पता लग रहा है कि इसके अंदर क्रियाकारक उत्पाद में बदल सकता है और उत्पाद किसके अंदर बदल सकता है, क्रियाकारक के अंदर बदल सकता है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रक्रिया है ना, ये जो भौतिक परिवर्तन जो होता है ये सामान्यतः अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर नए उत्पाद का निर्माण नहीं होता, मतलब किसी भी प्रकार के नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब भी आपके माइंड में भौतिक परिवर्तन नाम आए तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो विक्रिया है, ये प्रक्रिया है, या ये जो परिवर्तन है, ये एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि जो क्रियाकारक है वो उत्पाद में परिवर्तित हो सकता है और उत्पाद जो है वो क्रियाकारक के अंदर क्या हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं समझाना चाहूं, जैसे क्रियाकारक के तौर पर आपके पास में एक तो ए है, ए क्या है आपके पास में, बी, और ये दोनों क्रियाकारक आपस में रिएक्शन करके और यहां पर अपने पास में उत्पाद बना है सी और डी। फिर ये सी और डी जो है ना, ये वापिस क्रियाकारक के अंदर भी क्या हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। इसका मतलब ये एक प्रकार का क्या है, अस्थायी है। इसके अंदर नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। मतलब सीधा सा अगर मेन बात की अपन बात करें ना, तो आपको भौतिक परिवर्तन में इतना सा ध्यान रखना है कि इसके अंदर भौतिक अवस्था तो परिवर्तित हो सकती है। भौतिक अवस्था की अगर अपन बात करें ना, जैसे अपन बोल सकते हैं इसका रंग हो गया, आकार हो गया, या इसकी जो भी साइज है वो तो क्या हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना इसकी जो केमिकल अवस्था है या जो रासायनिक जो अवस्था है, ये रासायनिक अवस्था इसके अंदर बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होगी। अगर मैं बात करूं किसकी, रासायनिक परिवर्तन की, तो रासायनिक परिवर्तन के अंदर मैंने बोला है कि ये एक प्रकार की कैसी क्रिया है, अनुत्क्रमणीय क्रिया है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपके पास में कोई क्रियाकारक था, एक तो ए था, ए क्या था, बी, और ये मिलकर यहां पर उत्पाद का निर्माण कर लिया किसका, सी और डी का। ध्यान देने की कोशिश करना। इस साइड में तो मैंने आपको क्या बताया है, क्रियाकारक बताया है, और इस साइड में मैंने आपको क्या बताया है, उत्पाद बताया है। तो ये जो अभिक्रिया है इसमें क्रियाकारक उत्पाद में तो परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उत्पाद वापिस क्रियाकारक के अंदर परिवर्तित नहीं होता। इसका मतलब है इसका जो केमिकल है, इसकी जो रासायनिक जो अवस्था है वो क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। इसका मतलब अपन इसके अंदर ये भी बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार की क्या है भाई, स्थायी है। क्या है, स्थायी है, परमानेंट है, और इसके अंदर यहां पर नए पदार्थ का क्या होगा, निर्माण होगा। और अगर यहां पर नए पदार्थ का निर्माण होगा, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि यहां पर रासायनिक जो अवस्था है वो रासायनिक अवस्था क्या होगी, चेंज होगी। रासायनिक अवस्था क्या होगी भाई, चेंज होगी। बस इतना सा आपको अगर बेसिक पता है तो इस टॉपिक में आपके किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। एक अपन पढ़ रहे हैं भौतिक परिवर्तन, एक अपन पढ़ रहे हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय प्रकार का होता है, रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय प्रकार का होता है। उत्क्रमणीय का मतलब यहां पर है कि क्रियाकारक उत्पाद में बदल सकता है और उत्पाद किसके अंदर बदल सकता है, क्रियाकारक के अंदर बदल सकता है। और यहां पर अपन बात करें रासायनिक परिवर्तन की, जिसको अपन अनुत्क्रमणीय बोलते हैं, इसका मतलब है कि ये एक ही दिशा में चलता है। क्रियाकारक से उत्पाद तो बन जाता है, लेकिन उत्पाद से क्रियाकारक वापिस नहीं बनता। इनके अपन एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान देने की कोशिश करना। जैसे भौतिक परिवर्तन का मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। अपन सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बर्फ का पिघलना, ठीक है। और आपको पता है कि बर्फ पिघलने के बाद में पानी के अंदर क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और पानी को अगर अपन जमाने की कोशिश करें तो ये
वापस किसके अंदर परिवर्तित हो जाता है, बर्फ के अंदर। मतलब क्रियाकारक से उत्पाद भी बन रहा है और उत्पाद से क्या बन रहा है, क्रियाकारक भी। इसको अपन भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। अगर अपन बात करें रासायनिक परिवर्तन की और इसका मैं एग्जाम्पल आपको बताना चाहूं तो ध्यान देने की कोशिश करना। जैसे दूध से दही का बनना, तो आप सभी को पता है कि आप दही को वापस दूध में बदल सकते हो क्या, बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है या ये जो परिवर्तन है ये एक ही दिशा में चलता है और ये दोनों दिशा के अंदर चलते हैं। ये अस्थायी होता है क्योंकि क्रियाकारक से उत्पाद बनने के बाद में उत्पाद से वापस क्या बन सकता है, क्रियाकारक बन सकता है। इसका मतलब अस्थायी होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो कोई नया पदार्थ नहीं बना है। बर्फ के अंदर भी पहले यहां पर H2O था और पिघलने के बाद में भी यहां पर क्या है, H2 है। बस भौतिक अवस्था चेंज हो गई है, सॉलिड से ये किसके अंदर चला गया, लिक्विड के अंदर चला गया। लेकिन अगर अपन बात करें यहां पर तो बताओ यहां पर तो पूरा जो केमिकल अवस्था है वही क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले दूध था, अब क्या बन चुका है, दही बन चुका है। तो शायद आपको यहां से बेसिक बातें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इधर देखिएगा, अपन बात कर रहे हैं यहां पर भौतिक परिवर्तन की और सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन की। किसकी बात कर रहे हैं, डेफिनेशन की। बिल्कुल अपन एक एक पॉइंट को शानदार तरीके से समझने वाले हैं। इधर देखिएगा, अगर भौतिक परिवर्तन में अपन देखें तो भौतिक परिवर्तन में अपने पढ़ा है कि जो पदार्थ होता है इसके भौतिक जो गुण होते हैं ना, जैसे उसका आकार है या फिर उसकी साइज है या फिर उसका रंग है या फिर उसकी अवस्था है। यहां पर अवस्था का मतलब क्या है, जैसे अपन पढ़ते हैं ठोस अवस्था होती है, द्रवीय अवस्था होती है, गैसीय अवस्था होती है। मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैसेज जो होती है ये अवस्था क्या हो सकती है, यहां पर परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है, परिवर्तन। इसी को अपन क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। अपन ने बिल्कुल समझा है कि सामान्यतः ये जो भौतिक परिवर्तन है ये एक प्रकार का क्या है, उत्क्रमणीय है। मतलब ये क्या है, रिवर्सिबल है। इसके अंदर क्रियाकारक से उत्पाद बन सकता है और उत्पाद वापिस क्रियाकारक के अंदर क्या हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। मतलब अपन बोल सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है ये दोनों दिशाओं के अंदर चल सकती है। मूल पदार्थ को अपन वापिस भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अपने यहां पर एक एग्जाम्पल भी समझा था बर्फ का पिघलना। मतलब अगर अपन बात करें बर्फ को पिघलने के बाद में वापस क्या बना सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं। तो सिंपल सा यहां पर है कि मूल पदार्थ को भी क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार के परिवर्तन में जो नया पदार्थ है ना, किसी भी प्रकार का कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। बिल्कुल एक बार फिर से देखने की कोशिश करते हैं कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे उसका आकार है या फिर साइज या रंग या अवस्था की अगर बात करें तो वो परिवर्तित हो जाती है। सामान्यतः यह उत्क्रमणीय अर्थात अभिक्रिया की दशाओं को बदलकर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। बिल्कुल यहां पर देखो, ध्यान से देखने की कोशिश करना, बहुत ही शानदार तरीके से यहां पर आपको समझाने की कोशिश की गई है। देखना, जैसे ये बर्फ है, क्या है, बर्फ। ये पिघलने के बाद में यहां पर किसके अंदर परिवर्तित हो चुकी है, जल के अंदर यहां पर परिवर्तित हो चुकी है। और जल को जब यहां पर गर्म किया गया तो यहां पर क्या बन चुकी है, वाष्प बन चुकी है। और जब इस वाष्प को वापस ठंडा किया गया तो ध्यान देने की कोशिश करना, यहां पर वापस क्या बन चुकी है, बर्फ बन चुकी है। मतलब यहां पर इसकी भौतिक अवस्था तो परिवर्तित हो गई लेकिन यहां पर रासायनिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। यहां पर अगर बात करें नए पदार्थ की, नए प्रोडक्ट की, तो नया प्रोडक्ट या नया पदार्थ यहां पर नहीं बना है। तो बिल्कुल ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने की अपन कोशिश करते हैं। ध्यान देने की कोशिश करना, अगर अपन भौतिक परिवर्तन को और इसकी जो अवस्था है, इसके अवस्था परिवर्तन को अगर अपन एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करें तो बिल्कुल अपन समझ सकते हैं। ध्यान देने की कोशिश करना। देखो यहां पर मैंने आपको बताया भी है, सॉलिड मतलब यहां पर बात कर रहा है किसकी, ठोस की बात कर रहा है। यहां पर बात कर रहा है लिक्विड मतलब तरल या द्रव्य की ये बात कर रहा है। और यहां पर लिखा हुआ है गैस। क्या लिखा हुआ है, गैस। तो ये जो भौतिक अवस्था है ये तो क्या होती है, परिवर्तित होती है। मतलब पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में तो क्या होता है, परिवर्तित होता है। बिल्कुल होता है। इसकी अवस्थाएं क्या होती है, परिवर्तित होती है। यहां पर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर जल का क्या हो चुका है, वाष्पीकरण हो चुका है। मतलब पहले ये लिक्विड फॉर्म में था, फिर गैस फॉर्म में क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है। इसी प्रकार से जैसे बर्फ का पिघलना, पहले सॉलिड था फिर लिक्विड के अंदर ये क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है। इसी प्रकार से जल का उबलना या फिर अपन बोल सकते हैं बादलों का बनना या अपन बोल सकते हैं स्प्रिंग को खींचना, ये भी देखो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। आप सभी को पता है कि जब आप स्प्रिंग को खींचोगे तो इसी कंडीशन के अंदर एक बार तो उसका जो आकार वगैरह है, उसकी साइज वगैरह है, मतलब उसका जो भौतिक गुण है उनमें
परिवर्तन आएगा, लेकिन आप जैसे ही छोड़ोगे वो अपने वास्तविक स्थान पर वापस चली जाएगी, मतलब कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ, यहां पर कोई भी चेंजेज नहीं हुआ है। इस प्रकार का ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। एक बार अपन फिर से देख लेते हैं। अपन बोल रहे हैं कि पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में तो परिवर्तित होता है, मतलब सॉलिड लिक्विड में, और लिक्विड किसके अंदर, गैस के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जल का वाष्पीकरण है, इसी प्रकार से बर्फ का पिघलना है, जल का उबलना है, बादलों का बनना है, और स्प्रिंग को खींचना। और आप सभी को पता है, ये आप बचपन से करते आ रहे हो, आप जानते हो, ठीक है। इसको आप ये जो भौतिक परिवर्तन है, इसमें अवस्था के परिवर्तन को अपन ने बहुत शानदार तरीके से एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग भी देख लिया। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अपन यहां पर एक प्रयोग करते हैं और यहां पर लेते हैं अपन कॉपर सल्फेट। क्या लेते हैं भाई, कॉपर सल्फेट। और अपन बात किसकी कर रहे हैं, ध्यान देने की कोशिश करना। अपन बात कर रहे हैं यहां पर भौतिक परिवर्तन की। किसकी परिवर्तन की बात कर रहे हैं, भौतिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो आपके माइंड के अंदर एक बात तो यहां पर पहले से सेट है कि अगर भौतिक परिवर्तन है तो एक प्रकार की उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। यहां पर भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन रासायनिक अवस्था में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह आपको बात पहले से पता है। मतलब क्रियाकारक उत्पाद में भी बदल सकता है, और उत्पाद वापिस क्रियाकारक के अंदर भी क्या हो सकता है, बदल सकता है। चलो इसी के साथ अपन एक प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखने की कोशिश करना। आपके पास में यहां पर क्या है, आपके पास में यहां पर कॉपर सल्फेट के क्या है भाई, क्रिस्टल है। क्या है, क्रिस्टल। और इनके कलर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कलर है नीला। कैसा कलर है, नीला। इसको आपने क्या किया, गर्म किया। क्या किया, गर्म। और गर्म करने के बाद में इसका जो नीला रंग था वो यहां से क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। क्या हो चुका है, गायब। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो भी आपके पास में यहां पर कॉपर सल्फेट के, जो भी आपके सामने आपके पास में जो भी कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल थे, इन क्रिस्टल से तो जो जल के जो अणु थे ना, वो जल के अणु यहां से क्या हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, लुप्त। और इसकी वजह से ये जो कॉपर सल्फेट का कलर यहां पर ब्लू था, ये किस में बदल गया है, व्हाइट में बदल गया है। मतलब नीले से क्या हो चुका है, सफेद हो चुका है। क्या हो चुका है भाई, सफेद हो चुका है। अब ध्यान देने की कोशिश करना। जब ये वापिस वाटर या पानी के संपर्क में आएगा, ऐसी कंडीशन के अंदर ये पुनः क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। जब देखो ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है कि सफेद जो क्रिस्टल है, ये जल के संपर्क में आकर और पुनः क्या हो जाते हैं, नीले हो जाते हैं। वापिस क्या हो जाते हैं, नीले हो जाते हैं। तो बताओ कोई नया प्रोडक्ट बना है क्या, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना है। यहाँ पर भौतिक अवस्था में थोड़ा परिवर्तन आया है, कलर वगैरह थोड़े चेंज हुए हैं, लेकिन अपन ध्यान से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर केमिकल चेंजेज नहीं हुआ, रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। यहां पर आप इस रिएक्शन की सहायता से भी समझ सकते हो। ध्यान देने की कोशिश करना। ये यहां पर कॉपर सल्फेट के क्या है, क्रिस्टल है, जिनके साथ में यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, H2O या वाटर जुड़ा हुआ है। और इसको आपने गर्म किया तो ये कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है, ये वाटर से अलग होते ही अपना जो नीला रंग था, इसको क्या कर दिया है, गायब कर दिया है। लेकिन अपन जानते हैं कि अपन जो यहां पर पढ़ रहे हैं वो कौन सा परिवर्तन पढ़ रहे हैं, भौतिक परिवर्तन पढ़ रहे हैं। और भौतिक परिवर्तन के अंदर जो उत्पाद है वो वापिस किसके अंदर परिवर्तित हो सकता है, उत्पाद वापिस क्रियाकारक के अंदर परिवर्तित हो सकता है। इसका मतलब सिंपल सा यह है कि जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल इस वाटर के संपर्क में आएंगे तो वापस यहां पर बन जाएगा CuSO4.5H2O। मतलब इसका कलर जो है ना, जो गायब हुआ था, वो वापिस आ जाएगा। और यही इस डायग्राम के अंदर आपको समझाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ध्यान देने की कोशिश करना। अपन भौतिक परिवर्तन के लक्षण या सिम्टम देखते हैं। आप किस प्रकार से पहचान सकते हो कि ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है या फिर ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, इसको आप किस प्रकार से पहचान सकते हो, उसकी अपन बात करते हैं। ध्यान देने की कोशिश करना। बिल्कुल, अगर बात करें अपन भौतिक परिवर्तन की, तो भौतिक परिवर्तनों में मूल पदार्थ के विशिष्ट गुणों की अगर बात करें, जो उसके विशेष गुण होते हैं, जो रासायनिक अवस्था होती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। यही बात मैंने आपको समझाई है। अर्थात पदार्थ की जो रासायनिक प्रकृति होती है ना, मुख्य बात ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि आपसे बोला जाए ना कि भौतिक परिवर्तन में क्या पदार्थ की रासायनिक प्रकृति के अंदर परिवर्तन आता है क्या, तो आपको बोलना है इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। क्योंकि अपन कौन सा परिवर्तन पढ़ रहे हैं, यहां पर भौतिक परिवर्तन पढ़ रहे हैं। पहली चीज इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, जो भौतिक परिवर्तन होता है ये अस्थायी होता है। बिल्कुल, ये क्या होता है, अस्थायी। स्थायी नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर क्रियाकारक से उत्पाद बनता है, उत्पाद वापिस
क्रिया कारक के अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब है ये परमानेंट नहीं है। क्या नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये एक अस्थायी है। ठीक है, इसी के साथ अगर अपन आगे देखने की कोशिश करें तो यह प्रक्रिया केवल तभी तक होती है जब तक प्रक्रिया का कोई ना कोई कारण या रीजन होता है। कारण या रीजन का मतलब समझ रहे हो, जैसे अगर अपन बात करें पानी की, आपके पास में लिक्विड फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। और आपके पास में कोई भी हीट का क्या है, सोर्स है, और आप उसको क्या कर रहे हो भाई, गर्म कर रहे हो। तो बताओ गर्म करने पर अगर अपन बात करें यहां पर वाटर या पानी की, तो ये वाष्प के अंदर परिवर्तित होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और जैसे ही आपके पास में जो भी हीट का जो सोर्स है, उस हीट के सोर्स को आप साइड में कर दोगे तो क्या ये वाटर वाष्प में परिवर्तित होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो बिल्कुल आपको यहां से समझना है कि ये प्रक्रिया केवल तभी तक होती है जब तक प्रक्रिया का कोई ना कोई कारण या क्या होता है, यहां पर रीजन होता है। आगे अगर अपन बढ़ने की कोशिश करें तो ध्यान देना, प्रक्रिया का कारण समाप्त हो जाने पर प्रक्रिया उत्क्रमित हो जाती है। उत्क्रमित का मतलब यहां पर समझ गए ना आप, वापिस उत्पाद इसमें बदल जाता है, क्रिया कारक में बदल जाता है। अर्थात भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। क्या होते हैं, उत्क्रमणीय। मतलब ये रिएक्शन उल्टी भी चलती है, दोनों दिशाओं के अंदर चलती है, क्रिया कारक से उत्पाद और उत्पाद से वापिस क्रिया कारक। यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपन बढ़ने की कोशिश करते हैं। भौतिक परिवर्तन के अगर अपन एग्जाम्पल देखें, ऑथेंटिक एग्जाम्पल है जो आपकी एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। कोई भी कंपटीशन की एग्जाम होती है उसके अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है कि बर्फ का पिघलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है। नीचे 4 ऑप्शन होते हैं या 5 होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर एक ऑप्शन होता है भौतिक परिवर्तन, एक ऑप्शन होता है रासायनिक परिवर्तन, एक ऑप्शन होता है दोनों, या फिर होता है दोनों में से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, अपने एक एक पॉइंट को यहां पर समझने की कोशिश की है। देखो, जल का वाष्पीकरण, यहां पर अवस्था में परिवर्तन हुआ है, लेकिन नए पदार्थ का निर्माण हुआ है क्या, नहीं हुआ। मतलब जल से वाष्प बनी, तो क्या वाष्प को वापिस जल में परिवर्तित कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। इसी प्रकार से बर्फ का पिघलना, अगर बर्फ पिघल कर और पानी के अंदर परिवर्तित हो गई है तो पानी से अपन वापिस क्या बना सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं। इसका मतलब यह भी एक प्रकार का क्या है, भौतिक परिवर्तन है। जल का जमना, बिल्कुल यहां पर बात वही है, जल जमकर यहां पर क्या बन चुकी है, बर्फ, और वापिस पिघलेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। इसी प्रकार से जल का उबलना, बात वो सेम ही है। यहां पर जल का वाष्पीकरण या जल का उबलना एक ही बात हो गई। साथ ही साथ अगर अपन बात करें तो ध्यान देने की कोशिश करना, जैसे बादलों का बनना, यह क्या स्थायी होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता, अस्थायी होता है। मतलब भौतिक परिवर्तन है। और साथ ही साथ अगर अपन बात करें आसवन प्रक्रिया की, जिसके अंदर यहां पर संघनन को मुख्य रूप से दिखाया गया है, तो इसके अंदर आप ध्यान देने की कोशिश करना। इस डायग्राम को अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो देखो, ये नीचे तो यहां पर क्या है, कोई भी हीट की अगर अपन बात करें तो इस हीट का ये क्या है, कोई भी हीट का ये सोर्स है, ठीक है, जो भी होगी आपके पास में, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास में प्लास्टिक है, क्या है, प्लास्टिक, जिसके अंदर आपने क्या भर रखा है, वाटर भर रखा है, ठीक है। और इस नली की अगर मैं बात करूं तो ये एक प्रकार की संघनन नली है। कौन सी नली है, संघनन नली है, जिसकी सहायता से जो भी यहां पर वाष्प आएगी उसको ये ठंडी करने का काम करेगी। क्या करने का काम करेगी, ठंडी करने का काम करेगी। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये आपके पास में बिक्कर है। क्या है भाई, बिक्कर। अब ध्यान देने की कोशिश करना, इसके अंदर वाटर को आपके पास में जो भी हीट का जो सोर्स है उसकी सहायता से आपने वाटर को क्या किया, गर्म किया। गर्म करने के बाद में यहां पर वाष्प बनी, वाष्प बनकर ऊपर उठी, ऊपर उठते ही यहां पर एक नली लगी हुई है जिसका नाम है संघनन नली। इस नली की सहायता से ये वाष्प वापिस क्या हो गई, ठंडी। ठंडी होते ही यहां पर बूंद का निर्माण होगा, और इस बूंद को आपने क्या कर लिया, इस बिक्कर के अंदर क्या कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है। मतलब पहले ही आपके पास में वाटर था, द्रव्य था, और इस द्रव्य से आपको वापिस यहां पर अवस्था को परिवर्तित करते हुए आपने वापिस क्या बना लिया है, द्रव्य बना लिया है। तो मेरे को ये बताओ, यहां पर कोई नया पदार्थ बना है क्या, बिल्कुल नहीं बना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपन बात करें आसवन प्रक्रिया की, आसवन का मतलब ही यही होता है कि
द्रव्य को वाष्प में परिवर्तित करना और वाष्प को वापिस द्रव्य में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? आसवन कहलाता है। संघनली की अगर बात करें तो बिल्कुल इसके अंदर बीच में संघनन नली लगी हुई है और जो वाष्प बन के जो ऊपर उठी थी उसको अपने संघनन नली की सहायता से इसको जब अपने ठंडा किया तो इसी कंडीशन के अंदर ये वाष्प है ना वापिस बूंद के अंदर क्या हो गई है? परिवर्तित हो गई है और यहां पर वापिस ये क्या बन गया है? लिक्विड बन गया है। इसका मतलब ये भौतिक परिवर्तन के क्या है? एग्जाम्पल है। चाहे जल का वाष्पीकरण की बात करें या बर्फ के पिघलने की बात करें या फिर साथ ही साथ जल का जमने की बात करें, जल के उबलने की बात करें, बादलों के बनने की बात करें या आसवन प्रक्रिया की अपन बात करें। ठीक है, इसी के साथ अगर भौतिक परिवर्तन के अपन अन्य भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें तो ध्यान देने की कोशिश करना, जैसे सोने का पिघलना, बिल्कुल ये भी एक प्रकार का क्या है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इससे वापिस अपन बना सकते हैं, इसको परिवर्तित कर सकते हैं। क्रियाकारक से उत्पाद और उत्पाद से क्रियाकारक। अगर कांच टूट गया तो वापिस भी उसको जोड़ा जा सकता है, मतलब एक प्रकार का क्या है? भौतिक परिवर्तन। ये देखो वापिस आ गया। अगर अपन रबर की बात करें या स्प्रिंग की बात करें तो इसको खींचकर छोड़ने के बाद में ये वापिस अपने मूल स्थान पर चली जाती है। इसका मतलब ये भी एक प्रकार का क्या है? भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, ध्यान देने की कोशिश करना। अगर इस मोमबत्ती की अगर अपन जलने की बात करें, किसकी बात करें? जलने की। यहां पर दो प्रक्रियाएं साथ में हो रही है। एक तो आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर मोमबत्ती जल रही है, ठीक है, और जलने वाली की अगर अपन बात करें तो वो तो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन ये मोमबत्ती जलने की वजह से यहां पर जो नीचे मोम है, ये मोम क्या हो रहा है? पिघल रहा है। ये पिघलने वाला तो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। और अगर अपन बात करें किसकी? मोमबत्ती के जलने की, तो ये एक प्रकार का क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है तो क्या बताओगे? रासायनिक परिवर्तन। अगर आपसे पूछा जाए कि मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है तो आपको क्या बताना है? भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक, क्योंकि ये पिघलने के बाद में इसको अपन वापस भी क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। आगे अपन बढ़ने की कोशिश करते हैं। चीनी या बालू को जल में घोलना, और आपको पता है कि यह भी एक प्रकार का क्या है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें रासायनिक अगर चेंजेज की अगर बात करें या केमिकल चेंजेज की अगर अपन बात करें तो वो तो हुआ नहीं है, ओनली यहां पर भौतिक अवस्था में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। और साथ ही साथ यहां पर अपन बात करें किसकी? ऊर्ध्वपातन की। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपके पास में कोई भी पदार्थ था वो ठोस अवस्था में था। कौन सी अवस्था में था? ठोस अवस्था में। और ये ठोस अवस्था से डायरेक्ट अगर इसकी वाष्प बन गई, देखो अपन मेनली ऐसे पढ़ते हैं ना कि सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, लेकिन यहां पर डायरेक्ट जो सॉलिड है वो किसके अंदर बदल गया है? वाष्प के अंदर परिवर्तित हो गया है। इसका मतलब है ये इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और इसके अंदर आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो, कपूर। क्या याद रख सकते हो? कपूर को आप यहां पर याद रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ने की अगर अपन कोशिश करें तो इसी के साथ अपना जो भौतिक परिवर्तन है वो यहां पर क्या होता है भाई? कंप्लीट होता है। बिल्कुल अपने शानदार तरीके से इसको समझने की कोशिश की है। सबसे पहले अपन ने इसकी क्या समझी है? यहां से बेसिक बातें समझी है। इसके बाद में अपन ने भौतिक परिवर्तन की परिभाषा की बात की है, और इसके बाद में मैंने भौतिक परिवर्तन की जो अवस्था परिवर्तन है उसको एक एग्जाम्पल की सहायता से, और बाद में उसी के रिलेटेड कि यहां पर किस प्रकार से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, उन सभी को मैंने आपको बताया है। और उसके बाद में यहां पर अपन एक प्रयोग करके भी देखा है कॉपर सल्फेट के साथ में। फिर भौतिक परिवर्तन के क्या सिम्टम या लक्षण होते हैं उनकी अपने बात की है। और इसके बाद में भौतिक परिवर्तन के अपने एग्जाम्पल देखे हैं इंपॉर्टेंट, फिर जो अन्य इंपॉर्टेंट अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम्पल थे उनकी अपने बात की है। और अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन रासायनिक परिवर्तन। क्या स्टार्ट करते हैं भाई? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे ही आपके माइंड में रासायनिक परिवर्तन नाम आया, नाम आते ही आपके दो तीन बातें तो क्लियर हो गई कि सर ये जो रासायनिक परिवर्तन है ना ये एक प्रकार की अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। मतलब ये एक ही दिशा में चलती है, मतलब ये स्थायी होती है। मतलब जब क्रियाकारक अगर उत्पाद में परिवर्तित हो गया तो उत्पाद वापिस क्रियाकारक में परिवर्तित नहीं होगा। मतलब यहां पर रासायनिक जो अवस्था है उसके अंदर क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। क्या आएगा भाई? परिवर्तन। और जब अगर रासायनिक अवस्था में परिवर्तन आ गया तो बताओ नए पदार्थ का निर्माण हो
होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो इसी के साथ अपन इसको स्टार्ट करते हैं, ध्यान देने की कोशिश करना। इस रासायनिक परिवर्तन की अगर अपन बात करें तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, बिल्कुल अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। अगर अपन बात करें तो यहां पर जो मूल पदार्थ है, अपने भौतिक परिवर्तन में तो पढ़ा था कि वहां पर जो मूल पदार्थ है वो बना रहता है या फिर मूल पदार्थ को वापिस प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यहां पर जो मूल पदार्थ है ना, उसका जो आंतरिक आणविक जो संगठन है वो क्या हो जाता है? टूट जाता है, विकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। मतलब वापिस आप मूल पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अंदर इस डायग्राम की सहायता से भी आप देख सकते हो, ये जलने के बाद में इसकी क्या हो चुकी है? राख हो चुकी है। क्या आप मूल पदार्थ को वापस प्राप्त कर सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो यहां से आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से अपने भौतिक परिवर्तन में कॉपर सल्फेट का के साथ में अपने एक प्रयोग करके देखा था, और अपने क्या देखा था? जो कॉपर सल्फेट था और कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल थे उनको अपने गर्म किया था। उनका कलर था पहले नीला, फिर जब उसने उसको अपने गर्म किया तो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है उनसे वाटर क्या हो गया था? अलग हो गया था, और जो उसका नीला कलर था वो सफेद रंग के अंदर, मतलब कलर गायब हो गया, मतलब रंग कैसा हो गया? सफेद हो गया। फिर जब वापिस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जब वाटर के संपर्क में आए तो वापिस क्या हो गए? नीले हो गए। लेकिन यहां पर आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? ध्यान देने की कोशिश करना। अगर अपन बात करें किसकी? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल की बात करें, यहां पर कलर कैसा है? नीला है। कैसा है? नीला। आपने गर्म किया, गर्म करते ही इसमें से जो वाटर था वो निकल के साइड में हो गया, तो यहां पर कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है वो कैसे देखने को मिले आपको? सफेद देखने को मिले। लेकिन अगर आप इनको हाई हीट के ऊपर, मतलब 230 डिग्री सेल्सियस से 720 डिग्री सेल्सियस पर इसको और आप गर्म करते हो हाई हीट के ऊपर, ऐसी कंडीशन के अंदर मैं बात करूं यहां पर किसकी? SO3 की, तो इस CuSO4 में से ये जो SO3 है ना, ये क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। और ये बाहर निकलने के बाद में यहां पर पीछे बच जाएगा, क्या बच जाएगा? CuO। क्या बच जाएगा? CuO। अगर इसकी सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो वैसे तो अपन इसको कॉपर ऑक्साइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉपर ऑक्साइड बोल सकते हैं। लेकिन आप ध्यान देने की कोशिश करोगे तो इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। क्या है? +2। तो इसको, इसका अपन नाम क्या देते हैं? इसको अपन मेनली अगर सिंपल सी बात करें तो इसको अपन बोलते हैं, ध्यान देने की कोशिश करना, इसको अपन बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड। और अगर मैं बात करूं यहां पर मैं Cu2O लिख दूं तो उसको अपन बोलेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड। बाकी वास्तविक रूप से देखें तो एक प्रकार का क्या है? ये कॉपर ऑक्साइड है। क्या है? कॉपर ऑक्साइड। ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपके पास में क्या था? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल थे, कलर कैसा था? नीला था। और आपने क्या किया? इनको गर्म किया। गर्म करने के बाद में इसके अंदर जो भी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो गए? साइड में। और साइड में होने के बाद में यहां पर ये जो है ना, ये क्या बन गया है? इसका रंग कैसा हो गया है? सफेद हो गया है। मतलब नीला रंग गायब हो गया है, तो ये क्या हो गया? सफेद हो गया। अब इसको आप और ज्यादा गर्म करोगे तो इसमें से CuSO4 में से SO3 है ना, ये बाहर निकल जाएगा। ऐसी कंडीशन में पीछे बचेगा आपके पास में कॉपर ऑक्साइड है। लेकिन ध्यान रखना यहां पर Cu की अगर मैं बात करूं तो ये संख्या में क्या है? 1 है। अगर यहां पर Cu2 होता, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें ना तो 1 होती। यहां पर ध्यान रखना ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 2 है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। अब समझते हैं अपन, ध्यान देने की कोशिश करना। अगर अपन बात करें यहां पर नीले कॉपर की, ठीक है, और जो भी आपके पास में नीले कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल है, इनको गर्म करने पर बिल्कुल सबसे पहले ये सफेद रंग के अंदर क्या हो गए? परिवर्तित हो गए। आपके पास में क्या है? कॉपर सल्फेट है। फिर आपने क्या किया? इसके बाद में इसको और ज्यादा गर्म किया। ऐसी कंडीशन के अंदर ये किसके अंदर परिवर्तित हो चुके हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड के अंदर क्या हो चुके हैं? परिवर्तित हो चुके हैं। और अब आप वापिस जो मूल पदार्थ है ना, या जो मूल प्रोडक्ट है, उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब अभी एक प्रकार की क्या हो गया है? रासायनिक परिवर्तन हो गया है। कौन सा परिवर्तन हो गया है? रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद में अपन आगे बढ़ने की कोशिश करें, अगर रासायनिक परिवर्तन के लक्षण या सिम्टम अपन देखने की कोशिश करें तो ध्यान देने की कोशिश करना, इसके अंदर पदार्थ के जो रासायनिक गुण है और प्रकृति है वो बदल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण यही है, और यही उसको, इस रासायनिक परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन से क्या करता है? अलग करता है। कि रासायनिक परिवर्तन के लक्षण की अगर अपन बात करें तो पदार्थ के रासायनिक गुण व प्रकृति क्या हो जाती
जाती है, बदल जाती है, जबकि भौतिक परिवर्तन में नहीं बदलती। साथ ही साथ इस रासायनिक परिवर्तन की अगर बात करें तो यह परिवर्तन क्या होता है, स्थायी होता है। क्या होता है, स्थायी। मतलब अगर क्रियाकारक से एक बार उत्पाद बन चुका है, मतलब उत्पाद बनने के बाद में उत्पाद वापिस क्रियाकारक के अंदर परिवर्तित नहीं होगा, ये एक ही दिशा में चलेगी। और साथ ही साथ परिवर्तन का कारण हटाने पर, मतलब आपके पास में जो भी कारण या रीजन था वो हटा दिया, उसके बाद में ये प्रक्रिया वापिस चेंज नहीं होती, उत्क्रमित नहीं होती। मतलब ये प्रक्रिया कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय। आगे अगर अपन बढ़ने की कोशिश करें तो ध्यान देना, जैसे अपन बात करें ऊर्जा परिवर्तन की, किसकी बात करें, ऊर्जा परिवर्तन की, तो ऊर्जा परिवर्तन है ना, ये भौतिक परिवर्तन की अपेक्षा कुछ अधिक होते हैं। मतलब इस रासायनिक परिवर्तन के अंदर, इस रासायनिक परिवर्तन के अंदर ऊर्जा परिवर्तन की अगर मैं बात करूं ना, तो ये भौतिक परिवर्तन की अपेक्षा क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। यहां पर ऊष्मा भी निकलती है, ऊर्जा भी निकलती है, मतलब यहां पर ध्वनि भी क्या हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। साथ ही साथ यहां पर अपन बोल सकते हैं, देखो अधिक मात्रा में ऊष्मा या फिर अपन बोल सकते हैं प्रकाश आदि निकलते हैं, वह अवशोषित भी होते हैं, वापिस क्या होते हैं भाई, अवशोषित भी होते हैं। जैसे अन्य घटनाओं की अगर अपन बात करें और वो भी रासायनिक परिवर्तन से संबंधित, तो ध्यान देने की कोशिश करना, जैसे ध्वनि का उत्पन्न होना, बिल्कुल, जैसे गंध में क्या होना, परिवर्तन होना, जैसे रंग में क्या होना, परिवर्तन होना, और इसी प्रकार से किसी गैस का बनना, या तो कोई गैस का निर्माण हो चुका है या कोई नीचे जम चुकी है, उसका अवक्षेप बन चुका है। इनको अगर मैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करूं तो ध्यान देने की कोशिश करना। अगर अपन बात करें यहां पर ध्वनि उत्पन्न होना, तो बिल्कुल इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हो पटाखा। क्या समझ सकते हो, पटाखा। और वो एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और आपको पता है कि जब पटाखा फटता है तो इसी कंडीशन में वहां पर ध्वनि उत्पन्न होती है या नहीं होती, बिल्कुल होती है। तो बताओ ये एक प्रकार का क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। गंध में परिवर्तन है, जैसे अगर अपन बात करें H2S की, किसकी बात करें, H2S की, मतलब यहां पर अपन बात करें H2S की, जिसके अंदर जो गंध है ना, जो सड़ा हुआ जो अंडा होता है ना, ऐसी इसके अंदर गंध आती है। किसके अंदर, H2S के अंदर। मतलब ये जब रासायनिक परिवर्तन हुआ उसकी वजह से यहां पर गंध में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। रंग में परिवर्तन, बिल्कुल रंग में परिवर्तन होता ही है, आप सभी को पता है। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो रंग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। किसी गैस का बनना या फिर अवक्षेप का क्या हो जाना, बन जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूं, जैसे आपके पास में जिंक है, क्या है भाई, जिंक है, और इसकी रिएक्शन आपने HCl के साथ करवा दी। किसके साथ करवा दी, HCl के साथ। अब यहां पर प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, वो तो अपन आगे के चैप्टरों में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पर एक गैस का निर्माण होगा जिसका नाम क्या है, H2 गैस। क्या नाम है, H2। मतलब यहां पर H2 गैस के रूप में बाहर निकलेगी। तो बताओ किसी गैस का गैस बनी या नहीं बनी, तो तभी बनी ना जब यहां पर कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। अवक्षेप का बनना, इसको भी मैं एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूं, ध्यान देने की कोशिश करना। जैसे आपके पास में AgNO3 था, आपके पास में क्या था भाई, AgNO3 था, और इस AgNO3 की रिएक्शन आपने NaCl के साथ में करवा दी। किसके साथ में करवा दी, NaCl के। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप ध्यान देने की कोशिश करोगे तो यहां पर आपके पास में अगर मैं बात करूं AgCl की, किसकी बात करूं, AgCl की, तो जो ये AgCl है ना, ये अवक्षेप बनकर नीचे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो बिल्कुल ये भी एक प्रकार की यहां पर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है भाई, केमिकल रिएक्शन होती है। मतलब रासायनिक क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसके बाद में अपन आगे देखने की कोशिश करें, देखो बहुत ही शानदार तरीके से यहां पर समझाया गया है। और इसका जो पहला एग्जाम्पल है ये इतना इंपॉर्टेंट है, लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, ध्यान देने की कोशिश करना। अगर अपन बात करें रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल की, तो पहला एग्जाम्पल है पौधों में प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और पौधों में प्रकाश संश्लेषण को यहां पर डायग्राम की सहायता से भी दिखाया गया है, ध्यान देने की कोशिश करना। यहां पर CO2 था, क्या था, CO2, और CO2 H2O के साथ में मिलकर यहां पर क्या बना लिया है, ग्लूकोज बना लिया है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और यहां पर साथ में क्या बन चुकी है, O2 बन चुकी है। और अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो पेड़ पौधे हैं ना, ये O2 बनाते हैं, और वो अपन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, तो आपको ध्यान रखना है भौतिक परिवर्तन है। इसकी
रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि यहां पर देखो जो छह तो होती है CO2, ठीक है, और साथ ही साथ सही क्या होता है, H2O होता है। और अगर इसकी रिएक्शन होने के बाद में यहां पर क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, साथ में यहां पर क्या बन जाती है, O2 बन जाती है, और साथ ही साथ यहां पर अपने पास में ऊर्जा का भी क्या हो जाता है भाई, निर्माण हो जाता है, ऊर्जा का भी क्या हो जाता है, निर्माण। इस प्रकार से अगर मैं संतुलित अभिक्रिया की बात करूं तो इस प्रकार से CO2 H2O के साथ में रिएक्शन करके यहां पर ग्लूकोज का क्या होता है, निर्माण होता है, और साथ में O2 की भी क्या होती है भाई, उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखना, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अगर बात करें तो ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, ये एग्जाम्पल पहले भी मैं बता चुका हूं, दूध से दही का बनना, बिल्कुल दूध अगर दही में परिवर्तित हो गया तो क्या वापिस ये चेंज हो सकता है, क्या बिल्कुल नहीं होता। मतलब एक प्रकार का क्या है, अनुत्क्रमणीय है, मतलब एक प्रकार का क्या है, स्थायी है, मतलब रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। इसी प्रकार से दूध का फटना, बिल्कुल जो आपने सुना है, जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सहायता से अगर मिल्क फट चुका है, मिल्क के अंदर पाई जाने वाली जो लैक्टोज शुगर है, वो लैक्टोज शुगर अगर लैक्टिक एसिड के अंदर क्या हो चुकी है, परिवर्तित हो चुकी है, तो इसी कंडीशन के अंदर मिल्क क्या हो जाएगा, फट जाएगा, और ये एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से अगर अपन किण्वन की बात करें, फर्मेंटेशन की बात करें, और आपको पता है कि फर्मेंटेशन के वजह से जो शुगर है ना, इस शुगर से यहां पर कई यहां पर प्रोडक्ट या उत्पाद बन जाते हैं। जैसे यहां पर क्या बन चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है, और साथ ही साथ एथेनॉल बन चुका है। मतलब पहले शुगर थी, लेकिन यहां पर इस शर्करा या शुगर की अगर अपन बात करें, इसका जब फर्मेंटेशन हुआ तो ये किसके अंदर परिवर्तित हो चुकी है, अल्कोहल के अंदर परिवर्तित हो चुकी है। एथेनॉल अल्कोहल की श्रेणी में तो आता है, तो किसके अंदर परिवर्तित हो चुकी है, अल्कोहल के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार से फलों का पकने की अगर अपन बात करें तो वो भी एक प्रकार का कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। एक बार मेरे साथ वापिस जुड़ने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट पहला एग्जाम्पल तो यहां से आपको क्या ध्यान रखना है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण। दूसरे एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो दूध से दही का बनना। तीसरे एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो दूध का फटना। चौथे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जो किण्वन की प्रक्रिया होती है या फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। और साथ ही साथ अपन देखने की कोशिश करें फलों का पकना, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और अगर अपन बात करें दैनिक जीवन में रासायनिक परिवर्तन की अगर अपन एग्जाम्पल देखना चाहे तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखते भी हो, ध्यान देने की कोशिश करना। जैसे कोई भी फल है और उसको काटने के बाद में उसका रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। और इसका आपने सही एग्जांपल में बताऊं तो सेब के अंदर आपने ऐसा देखा है, आप उसको काट के कुछ समय के लिए रखते हो तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब वहां पर क्या हो चुका है, ऑक्सीकरण हो चुका है O2 की उपस्थिति में। बाहरी इन्वायरमेंटल में जो O2 होती है उसकी उपस्थिति में उसका जो कलर चेंज हुआ है वो ऑक्सीकरण की वजह से हुआ है। और ये एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन। फलों का पकना आपने अभी देखा है, बिल्कुल एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें जल का विद्युत अपघटन, तो यह भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ध्यान रखिएगा, जल का विद्युत अपघटन। और साथ ही साथ अगर अपन बात करें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, मतलब एक ही साथ में अगर बोलना चाहूं तो मैं इनको बोल सकता हूं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोल सकता हूं, रेडॉक्स रिएक्शन। इनके बारे में भी अपन पढ़ने वाले हैं आगे के टॉपिकों में। लेकिन ध्यान रखना, अगर अपन रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो इसके अंदर ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर क्रिया होती है, यहां पर अभिक्रिया होती है, यहां पर केमिकल चेंजेज आता है। मतलब एक प्रकार का ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है भाई, रासायनिक परिवर्तन। आगे अगर अपन बढ़ने की कोशिश करें और रासायनिक परिवर्तन के और अगर अपन एग्जाम्पल देखें इंपॉर्टेंट, तो ध्यान देने की कोशिश करना। जैसे मैं बात करूं यहां पर किसकी, कोई भी कोयला है या फिर आपके पास में लकड़ी है या मैग्नीशियम का रिबिन है या फिर पत्तियों का जलना, मतलब जलने वाली कहीं पर भी बात आ जाए तो आपको क्या बता के आना है, रासायनिक परिवर्तन। इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। लोहे पर जंग लगना, आपको पता है कि जो आयरन होता है, कौन होता है, आयरन। इस आयरन की अगर मैं बात करूं तो ये आयरन O2 के साथ में और साथ ही साथ अगर अपन बात करें किसके साथ में, H2O के साथ में रिएक्शन करके और यहां पर जंग का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, जंग का यहां पर क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। और जिसका अगर मैं सही सूत्र की अगर मैं बात करूं और इस अभिक्रिया को अगर मैं संतुलित करने की कोशिश करूं तो ध्यान देने की कोशिश करना, यहां पर अपन लिख सकते हैं अक्स H2O। क्या लिख सकते हैं, अक्स का मतलब संख्या क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, ठीक है। यहां पर मैंने क्या लिख दिया है,
एक्स H2O लिख दिया है, और यहां पर मैं अगर बात करूं तो यहां पर 2Fe2O3 डॉट XH2O है। और ये ध्यान रखना जंग का क्या होता है, सूत्र होता है। जंग का क्या होता है, सूत्र। तो आप सभी को पता है कि लोहे की अगर अपन बात करें ना, किसकी बात करें, लोहे की, तो लोहे के अंदर प्यारे दोस्तों क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। और ये आयरन जब बाहरी इन्वायरमेंटल के अंदर O2 और वाटर की अगर अपन बात करें, ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आता है, तो ऐसी कंडीशन में इसके ऊपर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। क्योंकि यहां पर रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल चेंजेज आता है। कौन सा चेंजेज आता है, केमिकल। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होता है या भौतिक। तो आपको क्या बताना है, रासायनिक परिवर्तन और ऑक्सीकरण अपचयन की अपने बात कर ली। साथ ही साथ फलों को काटने वाली भी अपने यहां पर बात कर ली है पहले। जल का विद्युत अपघटन की भी अपन बात कर चुके हैं, ऑक्सीकरण अपचयन की भी अपन क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। मतलब इसके अंदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एक तो ये जलने वाला ध्यान रखना, रासायनिक परिवर्तन होता है। एक लोहे पर जंग लगने वाला ध्यान रखना, कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाए कि ऑक्सीकरण एंड अपचयन किस प्रकार का परिवर्तन है, तो ध्यान रखिएगा ये एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और इससे भी इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पौधों में प्रकाश संश्लेषण। आपसे पूछा जाए किस प्रकार का परिवर्तन है, तो ध्यान रखिएगा आज के बाद में रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है भाई, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, फिर देखना ध्यान से, अगर इसकी अपन इस टॉपिक की बात करें, भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन वाले टॉपिक की बात करें, तो इसका जो सारांश अपने पास में निकल के आता है, जो अपन को लास्ट टाइम तक मतलब एग्जाम हॉल तक आपको याद रखना है, उसकी अगर मैं बात करूं तो बस इतना सा है। बिल्कुल हमने शानदार तरीके से यहां पर आपके सामने बनाया है, तुलनात्मक अध्ययन किया है। इसकी जो भी समरी है, इसका पूरा जो सारांश है, वो हमने एक ही स्लाइड के ऊपर क्या कर दिया है, रख दिया है। ध्यान देने की कोशिश करना। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो इधर देखना, यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक साइड में तो लिखा हुआ है भौतिक परिवर्तन मतलब फिजिकल, बिल्कुल ठीक है। एक साइड में यहां पर लिखा हुआ है रासायनिक परिवर्तन मतलब केमिकल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आप अगर तुलना करोगे तो यहां पर आपका रिवीजन भी हो जाएगा पूरी क्लास का, और आपको लास्ट टाइम के अंदर शॉर्ट नोट्स किस प्रकार से बनाने, हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स किस प्रकार से बनाने, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। ध्यान देने की कोशिश करना। यहां पर नए पदार्थ का निर्माण होता है क्या, नहीं बनता, बिल्कुल सही बात है। यहां पर नया पदार्थ बनता है, ओके। अगर इधर वाले की बात करें तो ये एक प्रकार का अस्थायी है, क्योंकि इसके अंदर जो भी क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित हुआ है, उत्पाद वापिस क्रियाकारक के अंदर परिवर्तित हो सकता है। मतलब मूल पदार्थ को अपन वापिस क्या कर सकते हैं प्यारे दोस्तों, प्राप्त कर सकते हैं। और अगर इसकी बात करें तो ये स्थायी होता है, एक ही दिशा में रिएक्शन चलती है, क्रियाकारक से उत्पाद तो बन सकता है लेकिन उत्पाद से वापस क्रियाकारक नहीं बनता। ये एक प्रकार की कैसी क्रिया होती है, तो आपको पता है रिवर्सिबल होती है, उत्क्रमणीय होती है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये रिवर्सिबल होती है, मतलब क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। और एग्जाम्पल, जैसे बेसिक एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बताओ, बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल के पानी में बदल गई और पानी को जमाने पर वापिस क्या बन चुकी है, यहां पर बर्फ बन चुकी है। और इधर अपन बात करें तो जैसे फॉर एग्जाम्पल दूध से दही का बनना, लेकिन दही कभी भी मिल्क के अंदर या दूध के अंदर परिवर्तित नहीं हो सकता। बिल्कुल यहां पर सिंबल भी इसी प्रकार से बनाया हुआ है, यहां पर लॉक लग चुका है, क्या लग चुका है, लॉक है। जबकि यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, चारों तरफ घुमाया हुआ है, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ था ना वहीं पर ही अपन वापिस लाकर क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो अपने पास में मूल पदार्थ था उसको क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब ये एक प्रकार की क्या है, अस्थायी है। जबकि यहां पर लॉक लग चुका है और इसका मतलब यही है कि ये स्थायी है और इसके अंदर जो अपने पास में मूल पदार्थ था उस मूल पदार्थ को अपन वापिस प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसी के साथ यहां पर भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन के अंदर अपन अगर तुलनात्मक स्टडी करना चाहे तो यहां पर आपको समझ में आता है। और आपको बेसिक इतनी सी चीज ध्यान रखनी है, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का पेपर सॉल्यूशन करोगे तो अगर ये आपके माइंड में सेट है तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। और आपको पता भी है कि इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मेनली एग्जाम्पल दिया हुआ होता है और क्वेश्चन पूछा जाता है
कि ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट और जो ऑथेंटिक जो एग्जाम्पल है उन पर अपन सभी पर बात कर ली है। मतलब इन एग्जाम्पल से बाहर कोई एग्जाम्पल होता ही नहीं है या आता ही नहीं है आपकी एग्जाम में इसके बाद में, ठीक है। और यहां पर एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में नॉलेज होता है। देखना, अगर आपसे सिंपल सा पूछा जाए कि मोमबत्ती का जलना, इतना ही बोला जाए कि मोमबत्ती का क्या होना, जलना, तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, ये एक प्रकार का क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए मोम का पिघलना, क्या पूछा जाए, मोम का पिघलना, तो ध्यान रखना ये एक प्रकार का क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन है। मतलब इस डायग्राम के अंदर यहां पर ऊपर के तरफ अगर अपन देखने की कोशिश करें तो यहां पर केमिकल चेंजेस आ रहा है, नीचे की तरफ अपन देखने की कोशिश करें तो यहां पर कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं है, ओनली इसकी जो अवस्था है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इस वो मोम को अपन इस शेप में वापस भी ला सकते हैं। तो आपसे सिंपल सा बिल्कुल बारीक सा अंतर है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में नॉलेज होता है। ध्यान देना, आपसे पूछा जाए कि मोमबत्ती का जलना क्या है तो बताना है रासायनिक परिवर्तन है। आपसे पूछा जाए कि मोम का पिघलना क्या है तो आपको बताना है भौतिक परिवर्तन है। बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अगर मैं बात करूं इसकी तो ये भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है। अगर आपको क्वेश्चन के विकल्प या ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिले कि क्या ये भौतिक और रासायनिक दोनों है क्या, तो बिल्कुल आपको दोनों वाला क्या करके आना है, चयन करके आना है। क्वेश्चन आ जाए कि मोमबत्ती का जलना व मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है और ऑप्शन के अंदर दिया हो भौतिक और रासायनिक दोनों है तो बिल्कुल दोनों है। अगर सिंगल पूछा जाएगा तो आपसे बोला जाएगा मोमबत्ती का जलना, तो क्या बताओगे, रासायनिक परिवर्तन, जलने वाली बात आ गई ना। और अगर बात आई मोम का पिघलना तो आप क्या बता के आ जाओगे, भौतिक परिवर्तन। और इसी के साथ अपना ये टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि जब आप स्काई एजुकेयर का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके ऊपर आप विजिट करोगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारे यहां पर पहले से भी कोर्स चल रहे हैं। साथ ही साथ अपन बात करें एलडीसी भर्ती 2026 की तो इसका भी न्यू बैच 2026 वाला वो स्टार्ट हो चुका है, जिसके आपको कंप्लीट यहां पर सब कुछ मिलने वाला है। मतलब इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना, तो आपको कोई भी एमसीक्यू की जो किताब आती है मार्केट के अंदर वो पढ़ने की आवश्यकता है, या फिर जो थ्योरी की आती है वो पढ़ने की आवश्यकता है। बस आपको ओनली वीडियो देखना है, उसको समझना है और उसके जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जैसा मैंने यहां पर स्लाइड के अंदर पढ़ाया है। और आपको इसके लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना, अपने प्ले स्टोर पर जाकर ये स्काई एजुकेयर का जो मोबाइल ऐप है बस इसको डाउनलोड करना है। और इस डाउनलोड करते समय या आपको कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो आप क्या कर सकते हो, इनके ऊपर संपर्क कर सकते हो, जो यहां पर क्या दिए हुए हैं, नंबर दिए हुए हैं। इसी के साथ अपना जो टॉपिक है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक अगले नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।